है तो दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। पुलिस लाइन से हथियार लेकर सिपाही फरार हो गया है। 9 mm की पिस्टल, 30 राउंड गोली लेकर सिपाही फरार हुआ है। आरक्षी राजू कुमार के खिलाफ अब गोंदा थाने में मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी अविनाश कुमार का अंगरक्षक था सिपाही राजू। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात है डीएसपी अविनाश कुमार। आरक्षी राजू कुमार के खिलाफ अब गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हथियार लेकर फरार हो गया है। डीएसपी अविनाश कुमार का अंगरक्षक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं। डीएसपी अविनाश कुमार और हथियार और गोलियां लेकर ये फरार हुआ है। पुलिस लाइन से सिपाही फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। 9 mm की पिस्टल है और 30 राउंड गोलियां हैं। आरक्षी राजू कुमार के खिलाफ गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। डीएसपी अविनाश कुमार का अंगरक्षक था राजू और हथियार और गोलियां लेकर वो फरार हुआ है। फिलहाल मामला दर्ज कराया गया है गोंदा थाने में। राजू नाम है राजू कुमार, जिसने 9 mm की पिस्टल और 30 राउंड गोलियां ली और फरार हो गया है। इस सिपाही के खिलाफ गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सहयोगी इमरान जुड़े हुए इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ। इमरान, सिपाही फरार हुआ है हथियार लेकर और गोलियां लेकर, क्या किसी तरह की बकझक हुई थी इसकी आपस में सिपाहियों के साथ या डीएसपी के साथ, क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात डीएसपी अविनाश कुमार के अंगरक्षक के रूप में जो सिपाही है राजू कुमार, इनके नाम से 9 mm पिस्टल और 30 राउंड जो गोली होती है वो इशू किए गए थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जो आवेदन करता है पुलिस लाइन से, उन्होंने गोंदा थाने को जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों से अपनी सर्विस रिवॉल्वर जो इनके नाम से इशू है वो और 30 राउंड जो गोलियां हैं वो अब तक ये लौटाया नहीं है, ना ही जो पुलिस लाइन के जो हथियार गृह है उन जगहों पर जो है वो पहुंचाया है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर के जब सिपाही से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क भी नहीं हो पाया है। तो सरकारी संपत्ति को लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं सिपाही, इसी को आधार मानते हुए गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जो सिपाही है राजू कुमार, इनसे संपर्क किया जा सके और इससे जो सर्विस रिवॉल्वर है जो कि इन्हीं के नाम से इशू है और 30 राउंड जो गोलियां हैं इनको कम से कम जमा कराया जा सके पुलिस लाइन में। लेकिन अब तक ये ना ही पुलिस के अपने जो जिसके अंगरक्षक थे डीएसपी के, उनके संपर्क में अभी तक आए हैं और न ही पुलिस लाइन के संपर्क में है। यही वजह है कि आज गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। चलिए, शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी किसी के संपर्क में नहीं है सिपाही राजू कुमार और फिलहाल एक गोंदा थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है इसे लेकर, क्योंकि उसके नाम से हथियार और गोलियां इशू थी और उसके साथ ही वो फरार है। उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लिहाजा ये मामला दर्ज करा दिया गया है। आरक्षी राजू कुमार, जिसके खिलाफ गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। डीएसपी अविनाश कुमार का अंगरक्षक था सिपाही राजू कुमार और डीएसपी अविनाश कुमार मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं और इनका सिपाही फरार है। 9 mm की पिस्टल है उसके पास और 30 राउंड गोलियां हैं। अपने हथियार के साथ ही वो लापता है, फरार है। अब उसके खिलाफ मामला गोंदा थाने में दर्ज कराया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे। पैसों की बारिश आपने या तो फिल्मों में देखी होगी या फिर ख्वाबों में, मगर आगे जो रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको हम असल जिंदगी में पैसों की बारिश दिखाएंगे। इस बारिश से ठग मालामाल हो रहे हैं, मगर शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के लालच रखने वाले कंगाल। झिलमिल झिलमिल गड़बड़ गड़बड़ दुनिया में देखो,
मैं कितना अकेला हूँ इस उलझे से मेले में, बिन बात के खेले में मैं खुद भी झमेला हूँ। अकेला हूँ। दिल को चाहे थोड़ा पैसा ओ थोड़ा पैसा, मुझे मिल जो चाहे थोड़ा पैसा, ऐसा वैसा चाहे जैसा, पर कैसे। मायावी का मकड़ जाल, पैसों का पहाड़ और रुपयों की बरसात, ठगी का मकड़ जाल। जिन करेगा पैसा डबल, नए तरीके से की जा रही है ठगी। उड़ते हुए पैसों का वीडियो बनाकर बनाता है भ्रम जाल। 10% कमीशन पर पैसों की बरसात का करता है एग्रीमेंट। सबसे ज्यादा साउथ के लोगों को फंसाया। जामताड़ा निवासी एहसनामुम मिर्जा खुद को बताता है जिन। झारखंड का जामताड़ा जिला पूरी दुनिया में साइबर अपराध के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ के साइबर ठग धीरे धीरे अपने ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। इसने मायावी जिन बनकर हजारों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इसी बात को लेकर एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता पूरे देश में इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनकी टीम भी जमशेदपुर पहुंची और क्या बताया सुनिए। हमारा से आके बोला है ऐसे ऐसे क्राइम चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये आंध्रा से लोग से बहुत से पैसे लिया हुए। आंध्रा का पुलिस के पास गया तो आंध्रा पुलिस बोलते है ये झारखंड का आदमी से पैसे लिया है ना, उधर जाइए। हम लोग सारे इसका प्रूफ का साथ एसपी को मिलने के लिए गया, सीडी में बना के एसपी को दिया। एसपी का नहीं मिला, एसपी बोला थाने में जाओ, सीए को जाके मिलो। सीए को A to Z प्रूफ दिखाया। मेरे ख्याल में 1 करोड़ का अंदर है ये जो उसके यानी वहाँ से साउथ से, ठीक है। आंध्र प्रदेश है, एक मस्तान बोल के वही 40 लाख के ऊपर भेजा हुआ है। वो एक मामूली ऑटो ड्राइवर है। पिछला 4 साल से वो कुछ काम नहीं कर रहा है, ना ऑटो चला रहा, कुछ नहीं, यही काम है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि जामताड़ा निवासी एहसनामुम मिर्जा खुद को जिन बताकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। इसकी शिकायत जामताड़ा पुलिस से की। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया पर उसे छोड़ दिया गया। अब वे अपनी टीम के साथ सभी को इसके लिए जागरूक करने के लिए निकले हैं। भी हमको इन्फॉर्मेशन देने का कि इससे बहुत लोग हर जगह पर उसको एजेंट लोग हैं ना, हमारा जनरल लोग इसका पास नहीं फंसना, पब्लिक दोबारा नहीं फंसने का। गिरोह का सरगना एहसनामुम मिर्जा जामताड़ा से गैंग का संचालन करता है और उसके गुर्गे मुर्गा फंसाने का काम करते हैं। एजेंट द्वारा सबसे पहले किसी भोले भाले व्यक्ति को रुपए का लालच देकर फंसाया जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद एहसनामुम मिर्जा व्यक्ति को जामताड़ा बुलाता है और वहां एक होटल में रुकवाता है। होटल के कमरे में व्यक्ति से मुलाकात के दौरान वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें नोटों की बारिश हो रही होती है। बोला अभी हमको जिन्नत चाहिए बोल के इसको कॉल करेगा। हम इसको कॉल किया, ये तो इत्तजुल मिर्जा है ना, इस आदमी को हम कॉल कर दिया। फोन किया, ये बोला ओके जिन्नत हम दे दूंगा, 7200 रुपीज हमारा चार्ज है, जिन्नत का एंट्री फीस है। हम लोग देने के लिए रेडी है, बोला वो आ गया। वो बोला तुम्हारा होटल रूम बताओ, हम आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलकर 2 रूम बुक किया, ठीक है। और रूम में वो आ गया। वो आने के 1 घंटा पहले पुलिस लब जो तैयार हो गया। आने के बाद बात करने के टाइम इसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके गया। ये रूम नंबर है, कैनगोरी किया के बावजूद वो खुल गया। वो बोला हम 15 लाख रुपया हम आदमी से चीट किया है, हमको ब्लैक मैजिक मालूम है, ऐसे कि हम पैसे लिया हुआ है। वो एग्री किया। बहरहाल यह मायावी का मकड़ जाल है जिसके भ्रम के भंवर में भोले भाले लोग आसानी से फंस रहे हैं। जरूरत जागने की है और दूसरों को भी जगाने की है। न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है ऐसे शातिरों से सावधान रहे।
जमशेदपुर से न्यूज 11 भारत के लिए पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। तो वाकई अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी कंगाल नहीं रहे। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, सीधे पीयूष का रुख करते हैं। आप पीयूष, जालसाज बाबा और ये ठगी बाबा, क्या इस तक पुलिस पहुंच पाई है? एक बार तो हालांकि ये गिरफ्त में आया था लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया। ऐसे कितने लोगों को ये चूना लगा चुका है पैसे गिराने के नाम पर? आसिया, ये जो पूरा मामला है पूरा रहस्यमय तरीके से साइबर ठग के द्वारा प्लान किया गया था। पहले धर्म के नाम पे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनको पैसा दिखाकर लालच में लाते हैं, जिसके बाद पैसा देखते हैं लोग और लालच में पड़ते ही उनसे 10% का डिमांड किया जाता है। यानी जैसे पूरा जो कैश है वहां पे 1 करोड़ रुपया होगा तो उसका 10% यानी 10 लाख रुपया उनको ट्रांसफर करने को कहा जाता है, जिसके बाद वो आगे की प्रक्रिया चालू रखते हैं। उसमें कई तरह की एग्रीमेंट, जिसमें जिक्र भी किया जाता है कि जिन के द्वारा, जो जिन है उनके द्वारा एग्रीमेंट तैयार किया गया है, उन एग्रीमेंट के तहत उन तक पैसा पहुंचेगा। अब पैसे किस रहस्यमय ढंग से पहुंचेगा ये उसका जिक्र नहीं करते थे और उसी जाल में फंसा के लोगों को अब तक केरल के सैकड़ों लोगों को इन्होंने अपने ठगी का शिकार बनाया है और करोड़ों रुपए से ज्यादा का इन्होंने ठगी कर लिया। जी आसिया, अब जमशेदपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे हैं साउथ से लोग और इसकी फोटो भी लेकर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करे? क्या वो सहयोग मिल रहा है पीयूष? देखिए, जो टीम यहाँ पहुंची थी उनका साफ तौर पे आरोप है कि वो जामताड़ा पहुंची, इस जो साइबर ठग है उसको अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद पुलिस भी वहां पे पहुंची। पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया, लेकिन किसी एक बड़े नामचीन जो शख्स है उन्होंने एसपी को फोन किया। एसपी के द्वारा वहां पे अचानक एसपी के द्वारा थाना प्रभारी को अपने ऑफिस में बुलाया जाता है और ऑफिस में ही बुलाकर उसे कहा जाता है कि ये जो साइबर ठग है इसे छोड़ दिया जाए। तो ये सारा मामला जो है अभी भी उलझन में है, क्योंकि वो जमशेदपुर टीम पहुंची थी कि यहाँ पे लोगों को अवेयर भी कर रही थी और यहाँ साथ ही साथ यहाँ के जो एसएसपी हैं उनको भी एक लिखित आवेदन सौंपा गया है कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है या जमशेदपुर पुलिस अपने तरफ से कोई कार्रवाई करती है उसके ऊपर तो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि अभी भी वो लोगों को शिकार बना रहा है। जामताड़ा में ही बैठ के क्या इसके शिकार हुए लोगों में झारखंड के लोग भी शामिल हैं? कुछ ऐसी भी जानकारी मिली क्या? देखिए, जो टीम यहाँ पे आई हुई थी उनके पास ये आंकड़ा नहीं था कि झारखंड के भी लोग इसके शिकार हुए हैं। उनके पास आंकड़ा था तो केरल का था, जो सैकड़ों में लोग उसमें शामिल ठगी का शिकार हुए थे और करोड़ों रुपए का घपला इन्होंने इन लोगों से कर लिया था उस साइबर ठग ने। तो झारखंड का आंकड़ा अब तक खुल के सामने नहीं आया है। जी आसिया, इसके लिए एक टीम बकायदा होगी पीयूष। इस तरह लोगों को फंसाकर जामताड़ा बुलाकर होटल में रुकवाकर तो कहीं ना कहीं ये पूरा चेन होगा, पूरा नेक्सस होगा जो शामिल था और ये मिलकर काम कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ा एक चैन जो है वो जामताड़ा से सक्रिय है, क्योंकि जामताड़ा पहले से भी साइबर ठग के मामले में जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में जामताड़ा एक ऐसा जगह है जहां पे साइबर ठग जो है पैदा होते हैं, वहां पे उन्हें ट्रेंड किया जाता है। तो एक पूरा जाल झारखंड के जामताड़ा में वहां पे पनप रहा है और उनके पास एक से एक कड़ी के लिए लोग मौजूद हैं। जैसे लोगों को फंसाना है तो उसके लिए एक अलग विंग है, दूसरा जो पॉइंट जब पहुंचता है वो जो ठगी का शिकार हुआ है शख्स, वो दूसरे पॉइंट में जैसे पहुंचता है वहां पे दूसरे लोग उसको हैंडल करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैन जो है इसमें काम कर रहा है, लेकिन सरगना को पकड़ लिया गया और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, ये कहीं ना कहीं पुलिस के काम पर सवाल उठाता है। जी आसिया, पुलिस का रवैया कैसा नजर आ रहा है पीयूष? इस पर एक आपने बताया कि गिरफ्तार कर पुलिस ने छोड़ भी दिया है इस जालसाज को, इस ठग को, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है। आगे जाकर ये किसी और तरीके से भी लोगों को चूना लगा सकता है। जब साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक अलग विंग बनाया गया है, पुलिस लगातार इसमें मेहनत कर रही है और अगर ऐसे कोई पकड़े जाए घोटालेबाज और साइबर ठग और उसे फिर छोड़ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं चल रही, जो मनोबल होता है, जो पुलिस पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं, वो टूट जाता है।
झारखंड के कई शहरों में एक साइबर सेल गठित किया गया और झारखंड के मुख्यालय रांची में भी एक बड़ा साइबर सेल काम कर रहा है। वहां से सभी लोगों को गिरफ्तार भी की जाती है और पूरे टेक्निकल विंग है यहाँ पूरे झारखंड में काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ देना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है और जो भी पुलिस इसमें सक्रिय रहते हैं उनका मनोबल भी टूट जाता है। जी आसिया। चलिए पीयूष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यही करेंगे, ऐसे जालसाजों से बच के रहें, सावधान रहें। जो ये एक नया तरीका सामने आया है कि जिनके जरिए आपको पैसों की प्राप्ति होगी, पैसे दोगुने होंगे या फिर आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। और इस जालसाज के शिकार कई लोग हुए हैं। केरल के 100 लोगों के ऐसे लिस्ट हैं, नाम है जो इस ठगी के शिकार हुए। उनसे पैसे रकम वसूल लिए गए रजिस्ट्रेशन के नाम पर कि जिनसे पैसों की बारिश कराई जाएगी। और ऐसे लोग झांसे में आ जाते हैं जो सीधे साधे भोले लोग होते हैं और अपनी जिंदगी भर की पूंजी गंवा बैठते हैं। और सबसे हैरानी की बात, जामताड़ा में जब इसकी गिरफ्तारी हुई, शिकायत पहुंची थी, उसके बाद फिर दबाव में पुलिस ने इसे छोड़ भी दिया इस जालसाज को। तो आगे कैसे ऐसे साइबर क्राइम पर लगाम लगेगी वो अब आपको तय करना है। चारा घोटाले में सजा काट रहे रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन शनिवार को तय किया गया। इससे शनिवार को किन किन लोगों ने लालू यादव से मुलाकात की, देखिए इस रिपोर्ट में। रिम्स के पेइंग वार्ड में लगा शनिवार का सियासी दरबार। लालू दरबार में हाजिरी लगाने बिहार के बेलागंज से राजद के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र यादव, शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली और आरा के पूर्व विधायक अनवर आलम पहुंचे। तीनों ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उनकी सेहत का हाल जाना, साथ ही बिहार की राजनीति पर भी चर्चा हुई। अभी भी तबीयत खराब है उनका और हमको लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा और ठीक होने में, और डॉक्टर लोग मेहनत कर रहे हैं और ऊपर वाला की इच्छा होगा तो स्वस्थ जल्दी हो जाएंगे। जनता के मिले जनादेश के बाद बिहार में एनडीए ने सरकार बना ली है, मगर एक मजबूत विपक्ष के रूप में राजद ने भी अपने आप को स्थापित किया है। लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से मुलाकातियों ने अपने अपने क्षेत्रों का हाल बताया। लालू ने सभी को पार्टी और मजबूत करने का निर्देश दिया। और हम लोग एक बात और निश्चित कर दें कि जो हम लोगों के ऊपर, राजद के ऊपर ये आरोप लगता है कि हम लोग सरकार गिराना चाहते हैं या सरकार के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, सीधी सी बात है, अपने अंतर्विरोध, अंतरकलह के बोझ के अंदर ये सरकार गिरेगी। और ये जो अभी पुतले के जैसा मुख्यमंत्री को बिठाया गया है, ये खुद अपने भार के तले दबकर ये सरकार गिरेगी। इसमें राजद को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन राजद को बिहार के लोगों ने वोट दिया है, अपना विश्वास जताया है। हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं। रिम्स के निदेशक आवास केली बंगले से हाल ही में पेइंग वार्ड शिफ्ट हुए राजद सुप्रीमो से बिहार चुनाव के बाद राजद के बड़े नेताओं से हुई ये मुलाकात बिहार की राजनीति और सियासी मायने में काफी अहम मुलाकात मानी जा सकती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। जमशेदपुर में नगर सेवा देने के लिए करोड़ों की लागत से करीब 50 से ज्यादा बसें उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि सभी नगर की बसों का कंडीशन रखरखाव के अभाव में आज बस से बदतर हो चुका है। जमशेदपुर के सिटी बसों के इसी हाल पर बनाई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर के सितगौड़ा स्थित बस डिपो में पड़ी बसों की स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। वजह है, बसों को चलाने में दिलचस्पी लेने वाले स्थानीय प्रशासन ने इसकी ओर से अपना मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि आज इन बसों के कंडीशन ऐसे नहीं हैं कि इसे फिर से सड़कों पर दौड़ाया जा सके। बताया जा रहा कि जब से सरकार ने इन बसों को सड़क पर उतारा, तब से ही बसों पर ग्रहण लग चुका था और सरकार का जो मकसद था उस पर पानी फिरता गया, क्योंकि जिसने इन गाड़ियों को चलाने का काम किया वो कमाने के अलावा इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे गाड़ी मजबूती से चल सके। अब तो गाड़ियों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। मिनी बस एसोसिएशन की तरफ से कई बार सरकार के बाद नगर विकास विभाग में या जेनेसी के विशेष पदाधिकारी से संपर्क कर हम लोगों के द्वारा चलाने की बात भी कही गई थी,
जो जमशेदपुर शहर में जो बहुत सारे रूट बंद पड़े हैं उनमें उन गाड़ियों की परिचालन के संदर्भ में हम लोगों ने कई बार इन लोगों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार को वो गाड़ी का परिचालन नहीं करना था। और आज क्या स्थिति है आप देख सकते हैं कि वो गाड़ियों का परिचालन शून्य है, गाड़ी जर्जर अवस्था में सब खड़ी है। गाड़ियाँ जितनी भी आई थी जमशेदपुर नगर सेवा के नाम पर, वो गाड़ी कुप्रबंधन का शिकार होकर गाड़ी जर्जर अवस्था में खड़ी हो गई। नगर बसों की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। बसों का परिचालन अब तक करते आ रहे जमशेदपुर नोटिफाइड के अधिकारी का मानना है कि बसों से यात्रियों सरकार को भी अच्छा बेनिफिट हुआ है, लेकिन गाड़ियों का फिटनेस और अन्य चीजें खराब हो जाने की वजह से बसें बस पड़ाव में खड़ी कर दी गई है। अगर सरकार का मार्गदर्शन मिले तो गाड़ियों को चलाया जा सकता है। एक देखिए, बस जो जवाहरलाल नेहरू मिशन के तहत दिया गया था बस, तो उसमें काफ़ी दिनों से बसें चली है, बट अब बसों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। बस का जो है फिटनेस भी खराब हो गया है। अब सरकार का जो दिशा निर्देश रहेगा उसी के आलोक में हम लोग उसको जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, और जब MVI के द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो फिर आगे हम लोग उसको चलाने की अनुमति मिल। बहरहाल यात्रियों को सुविधा बेहतर मिले, जिसे लेकर 10 साल से नगर बस सेवा सरकार ने जमशेदपुर की सड़कों को बहाल कर रखा था, लेकिन नगर में चलने वाली सरकारी बसों के हालात आज ऐसे हो गए हैं कि इस पर जंगल झाड़ उगने लगे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुविधा तो दूर, कोई देखने वाला भी इन्हें नहीं है, जो चिंताजनक है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह से अगली खबर मिल रही, जहां अवैध बालू उठाव के खिलाफ एसडीएम प्रेरणा दीक्षित की लगातार कार्रवाई ने सफेद पोशों में बौखलाहट ला दी है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नुनूलाल मरांडी ने भी अपने बयान में एसडीएम को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी का शासन में आने पर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित को किसी खाई में फेंकवा देने, बल्कि 8 तारीख को ट्रैक्टर रैली रोकने की कोशिश करने पर ट्रैक्टर से कुचल देने की बात कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बाबूलाल मरांडी के बिगड़े बोल ने एक नया विवाद खड़ा करा दिया है। आपको बता दें, एसडीएम प्रेरणा दीक्षित को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था कि उन्हें किसी खाई में फेंकवा दिया जाए या फिर 8 तारीख को ट्रैक्टर ही उन पर चढ़ा दिया जाए। और 8 तारीख को हम आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं पूरा जिला के लोगों को कि उस 8 तारीख के कार्यक्रम में माननीय बाबूलाल मरांडी जी रहेंगे, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, फिर पूर्व सांसद है, विधायक है, 2 पूर्व सांसद हैं, फिर पूर्व विधायक हैं, और वर्तमान में MP हैं, वो सब सारे लोग रहेंगे, अब सारे लोग रहेंगे। और उस कार्यक्रम को धारदार बनाना है ताकि सरकार की नींद को खोलना है। और एक यहाँ के SDM जो अपने आप को बहुत बड़ा, जो क्या नाम है उसका, जो प्रेरणा दीक्षित अपने आप को बहुत बड़ा, ये अपने आप को हिटलर समझ रही है। हम लोग कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा हिटलर बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो आने वाला समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग उखाड़ कर उसको उठा के फेंक देंगे ना, कौन सा खाड़ी में उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने आप को सुधार लाने की जरूरत है। हम उसको खुले चुनौती देना चाहते हैं, अगर उसमें दम है तो उस दिन हम लोग ट्रैक्टर से जो आएंगे उसको पकड़ करके दिखा दें। उसी ट्रैक्टर के नीचे अगर रगड़ नहीं दिए तो फिर मेरा नाम है व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं है, यह मेरा व्यक्तिगत बयान है। धन्यवाद। गिरिडीह से सहयोगी अरविंद इस मामले पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, ऑन कैमरा ये बयान नुनूलाल मरांडी का, और किस तरह का उन्होंने बयान दिया है, कार्रवाई जो हो रही है लगातार, उसके बाद ऐसे बोल बिगड़े हैं बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के भाई के। जी आसिया, मैं बता दूं कि बालू घाटों पर लगातार छापामारी की जा रही है। जो अवैध रूप से बालू का उठाव है उसको लेकर एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में टास्क फोर्स की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कई ट्रैक्टर अवैध बालू का उठा करके पकड़ा गया है। इसी से बौखलाहट में कई लोगों ने, कई चाहे भाजपा के नेता हो चाहे अन्य कई नेता हो,
कई लोगों ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे बिगड़े बोल बाबूलाल मरांडी के अनुज जो छोटे भाई हैं नुनूलाल मरांडी, उनका एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने पूरे खुलेआम का चुनौती देते हुए कहा है कि अगर भाजपा की सरकार आई तो प्रेरणा दीक्षित को ऐसे खाई में फेंकवा दिया जाएगा जहां पता भी नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, 8 तारीख को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है जो कार्रवाई है उसके खिलाफ में। तो कहा है कि अगर 8 तारीख को ट्रैक्टर रैली आ रही है तो अगर प्रेरणा दीक्षित में हिम्मत है तो वो पकड़े, उसको उसी ट्रैक्टर से रौंद दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जो अमर्यादित और इस तरह का जो चुनौती और धमकी और जो बयान है, अरविंद आखिर नुनूलाल मरांडी चाहते क्या है? कहीं ना कहीं ये एक अधिकारी के खिलाफ में बयान है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये भाजपा का नहीं नुनूलाल मरांडी का बयान है, लेकिन अब देखना होगा कि इस बयान के सामने आने के बाद अब प्रेरणा दीक्षित जो एसडीएम है उनका अगला कदम क्या होता है। जी आसिया। अरविंद, लेकिन नुनूलाल मरांडी आखिर चाहते क्या है? क्या अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई ना हो और इसी तरह बालू का अवैध खनन करने दिया जाए? जी, बयान से तो यही लगता है, उनका कहना है कि जो बालू का उठाव होता है तो या तो बालू घाटों की नीलामी की जाए। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है और ट्रैक्टर चालकों को, ट्रैक्टर के मालिकों को परेशान कर रही है। बालू का उठाव नहीं होने से निर्माण कार्य में बाधा आ रही है। ये तमाम चीजें अपना पक्ष है जो रख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो सीधे तौर पर उन लोगों के खिलाफ है, उन लोगों के समर्थन में है जो बालू घाटों से आवाज उठाव करते हैं। अरविंद, आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं कि बालू माफिया सक्रिय हैं, सरकार के इशारे पर फिर से बालू का अवैध धंधा हो रहा है, और उनके भाई का ही बयान देख लें। जी आपसे सबसे बड़ी बात यही है कि एक और विपक्ष जो है सरकार पर आरोप लगाती है अवैध खनन का, और जब अवैध खनन का प्रशासन के लोग रोक लगाते हैं तो भाजपा के ही वरीय नेता के भाई का बयान आता है कि इस तरह की कार्रवाई का को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। तो अब समझ से परे है कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। अब सबसे बड़ी बात है आसिया, सभी के नजर 8 तारीख को उन लोग की जो रैली है उस पर टिकी हुई है कि रैली किस प्रकार होता है, किस तरह विश्व भवन। अरविंद, क्या एसडीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या इस बयान के बाद एसडीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? एसडीएम ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन निश्चित तौर पर अब अगला कदम के इंतजार होगा। कल हम लोगों उनसे बात करने के लिए समय मांगे हैं। अभी वो विवाद में नहीं पड़ना चाहती इसलिए कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से मामले ने तुल पकड़ा है, कहीं ना कहीं एक अधिकारी के खिलाफ जो इस तरह का भाषा का प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं चाहे तो अधिकारी या अधिकारी का संगठन जो है, संघ है, वो सामने जरूर आएगा। अब कल का सभी को इंतजार है और 8 तारीख को जो कार्यक्रम है बाबूलाल मरांडी का ट्रैक्टर रैली का, उसके बाद उसमें कार्यक्रम में क्या होता है, ये सभी अधिकारी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों का अगला कदम क्या होता है। जी शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब ट्रैक्टर रैली के दिन क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से होती हैं? इसी तरह बालू घाटों पर जो अवैध तरीके से खनन हो रहा है उसके खिलाफ एसडीएम ने सख्ती दिखाई, और देखिए किस तरह से बोल बिगड़े नुनूलाल मरांडी के। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों ने अब रणनीति अपनी बदल ली है और अब नक्सली दस्ते में टेक्निकल एक्सपर्ट्स को या तो रख रहे हैं या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले रहे हैं और संगठन को धार देने में जुटे हैं। संगठन में शामिल सदस्यों को इंटरनेट, डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल की भी जानकारी दी जाती है। राजधानी रांची में पीएलएफआई के नाम पर लेवी की मांग बढ़ी है और व्यवसाय इस दौरान उनके रडार पर है, जो लगातार लेवी की मांग कर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। नक्सली लेवी की डिमांड के लिए इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस को भी इन्हें दबोचने के लिए तकनीक का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में हुई गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली है कि पीएलएफआई और माओवादी संगठन के लोग अब अपने दस्ते में टेक्निकल एक्सपर्ट को भी शामिल कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माओवादी के कैंप में हर माह में करीब 2 बार टेक्निकल ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार पीएलएफआई के दस्ते में महीने में 1 बार यह ट्रेनिंग हो रही है। कुछ गलत तरीके के लोग गलत मानसिकता से और जो इस फील्ड के कुछ एक्सपर्ट हैं उन लोगों के माध्यम से उन्होंने भी काफ़ी अपने आप को अपग्रेड किया है।
जैसे कि आप लोग देख पाए होंगे कि जो प्रॉक्सी कॉल होता है, स्पैम कॉलिंग होता है, वर्चुअल नंबर से कॉल होता है, वीडियो कॉल होता है, उसका भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और बट जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर टेक्नोलॉजी का कार्य टेक्नोलॉजी ही होता है, और कहीं ना कहीं पुलिस का एक अपना काम का तरीका होता है। धुरवा थाना क्षेत्र में 2 टेंट व्यवसायियों से 50-50 लाख की रंगदारी मांगी गई। एक टेंट व्यवसायी के घर फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया गया। कांके में एक डॉक्टर से 20 लाख जबकि एक जमीन कारोबारी से 30 लाख की रंगदारी मांगी गई। बिल्डर और अखबार के संपादक रहे स्वर्गीय अभय सिंह से भी रंगदारी मांगी गई और गोलीबारी की घटना को भी अंजाम उनके ऑफिस पर दिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित टेंट व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। इन मामलों में कुछ में पीएलएफआई का हाथ साफ तौर पर नजर आता है, लेकिन कुछ मामलों में पीएलएफआई के नाम का इस्तेमाल दूसरे अपराधी कर रहे हैं। इस तरह की भी बातें सामने आई है, लेकिन राज्य पुलिस ने साफ कहा है कि ऐसे उग्रवादी संगठन चाहे कितने भी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर ले, उनकी गिरफ्तारी तय है। गलत मानसिकता से कहीं बैठ के सोच रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के बेस से कहीं पे अपना वर्चस्व कायम करें या अपना कुछ लेवी के लिए आतंक बनाएं, तो ये उनकी भूल है। कि बहुत सारे ऐसे पीएलएफआई कमांडर जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, लेकिन कहीं गलती कर गया रांची की सीमा क्षेत्र में की, उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग तक उनकी मतलब हमारी पहुंच उन तक होगी, वो हमारे गिरफ्तार में होंगे। बहरहाल नक्सली और उग्रवादी तकनीकी रूप से खुद को दक्ष करने में जुटे हैं और ये जानकारी हाल के दिनों में हुई है गिरफ्तारियों से। हालांकि इंटरनेट कॉल कर व्यवसायियों को लगातार टारगेट करने के मामले में अवधेश उर्फ चूहा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो चिंता का सबब है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग करेंगे सहयोगी इमरान का। इमरान, अब नक्सली भी टेक्निकल अगर स्ट्रांग होते हैं और इस पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स वो रखते हैं या खुद उतने स्ट्रांग होते हैं, तो ये कितनी मुश्किलें हो सकती हैं आने वाले दिनों में, खासकर झारखंड पुलिस के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हाल के दिनों में स्पेशली अगर हम बात करें पीएलएफआई की, तो पीएलएफआई ने जिन टेक्निक का इस्तेमाल करके रंगदारी मांगने की कोशिश की है, और इस टेक्निक के माध्यम से कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ी चुनौती भी दी है ताकि वो ट्रैक ना हो सके और वो पकड़े ना जा सके। क्योंकि हाल के दिनों में 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, हाईटेक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, इंटरनेट कॉल्स को यूज किए गए थे, जिससे कम से कम इनकी जो नेटवर्क है जिस एरिया से ये कॉल कर रहे हैं उनकी पकड़ से ये पुलिस की पकड़ से ये दूर हो सके। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कुछ कांडों का उद्भेदन किया, लेकिन सबसे अहम अब तक के इस पूरे मामले में जो है वो सुबोध जायसवाल जो उर्फ चूहा जायसवाल है, ये एक बड़ा पीएलएफआई का शातिर उग्रवादी है जो लगातार इंटरनेट कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल्स के माध्यम से जो रंगदारी मांगी जा रही है, और ये इनको ट्रैक करने में अब तक जो है वो झारखंड पुलिस हो या फिर दूसरे लगातार उसकी सफलताएं नहीं मिली है। लेकिन दूसरे जो पीएलएफआई के उग्रवादी थे उन तक रांची पुलिस भी पहुंची है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से आज से कुछ वर्ष पहले नॉर्मल कॉल करके लोग रंगदारी मांगा करते थे, जिसे टेक्निकल टीम आसानी से ट्रैक कर लेती थी और उसे जाकर के पकड़ लेती थी, लेकिन आजकल जो है वो हाईटेक तकनीक से जो है उग्रवादी संगठन भी अपने आप को अपग्रेड कर दिया है। एक तरह से कहें तो कहीं ना कहीं इससे देख करके एक बात तो साफ समझ में आता है, या तो उग्रवादी संगठन में जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो नए लड़के शामिल हो रहे हैं, वो टेक्निकली स्ट्रांग है, उनको पता है कि पुलिस किस तरह से उसे ट्रैक कर सकती है, किन चीजों के माध्यम से वो पकड़े जा सकते हैं। हालांकि वो उसमें कई बार में सफलताएं मिलती हैं तो कई बार में असफलताएं भी मिली है। और तो नहीं तो ऐसे में इमरान, वो तो हमारे बीच ही रहकर, शहरों में ही रहकर आराम से ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल होगी नक्सल विरोधी अभियान के लिए।
देखिए बिल्कुल, अगर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पकड़ने में परेशानी तो होगी ही। कुछ कांडों में अब तक अनसुलझे हैं। रांची के दुर्वा कांड में जिस व्यक्ति का चूहा जायसवाल का नाम सामने आया था वो अब तक पकड़ से दूर है। दिनेश गोप अब तक पकड़ से दूर है। वजह सिर्फ एक है कि जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिस हाईटेक टेक्निक के इस्तेमाल से ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं, उस तक पकड़ पाने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब जो अपग्रेड अब करने की बात की जा रही थी, पिछले दिनों डीजीपी से बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने भी जानकारी उपलब्ध कराई कि अब ऐसे फॉरेंसिक लैब या फिर फॉरेंसिक जो थाने हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। वहां पर टेक्निक्स को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, ताकि अगर इस तरह की चीजें अगर पुलिस के संज्ञान में आती है तो उन पर फौरन कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार की जाएगी। हालांकि इंटरनेट कॉल करने से ये नहीं है कि आप पकड़ से दूर होते हैं। पकड़ने में आपको थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे। क्योंकि व्हाट्सएप कॉल हो या फिर दूसरे इंटरनेट कॉल के माध्यम से अगर आप कॉल करते हैं तो आईपी एड्रेस और दूसरे जो टेक्निकल चीजें हैं वो रांची पुलिस या फिर झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारियों के पास ये सारी चीजें उपलब्ध हो पाती है। लेकिन पकड़ में आप कब दूर हो पाते हैं? जब जंगल में बैठ के आप सीमावर्ती इलाकों में आप करते हैं ये सारी चीजें, शहर से दूर बैठ के करते हैं। लेकिन अगर शहर के आसपास में अगर आकर के आप इस गतिविधि में शामिल होते हैं तो पकड़ने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। जबकि अगर यही टेक्निक का इस्तेमाल आप जंगल में बैठ के कर रहे हैं या फिर अपने ऐसे सुदूर इलाके में जहां पर आबादी कम है और लोगों की पहुंच कम है, तो उन इलाकों तक पहुंचने में जब तक पुलिस पहुंचती है वो जो अपराधी होता है या फिर उग्रवादी होता है वो अपनी जगह जो है वो चेंज कर चुके होते हैं। शायद यही वजह है कि आज चूहा जायसवाल पकड़ से दूर है, दिनेश गोप पकड़ से दूर है, या फिर दूसरे ऐसे उग्रवादी जो कि बड़े नेटवर्क में रह करके काम कर रहे हैं, लगातार फिरौती की डिमांड कर रहे हैं, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इतना तो साफ है कि जिस टेक्निक का इस्तेमाल उग्रवादी संगठन के लोग कर रहे हैं, रांची पुलिस और झारखंड पुलिस इस पूरे मामले में लगातार स्टडी कर रही है और लगातार नेटवर्क उनके जो है वो लगातार काम कर भी रहे हैं। कुछ मामलों में सफलताएं मिली है, कुछ मामलों में अब तक असफलताएं हाथ लगे हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ और भी चीजें देखने को मिल सकती है। लेकिन कान खड़े करने वाली बात ये जग जाहिर है कि आजकल के जो उग्रवादी संगठन है या आपराधिक संगठन है वो हाईटेक टेक्निक के साथ अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती है। इस तकनीक की तोड़ को बहुत जल्द निकालना होगा। और बेरोजगारी बढ़ी है, कई युवा जो पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, अगर वो इस संगठन में जुड़ते जाते हैं, नक्सली संगठन में जुड़ते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल है। एक तो उनका भविष्य और दूसरा कि जो युवा है वो ज्यादा अब इस ओर आकर्षित होंगे। जिस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें अगर जो युवा आज के भटक कर